हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद। और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सबों तक एक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ जेईई मेन एप्री अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। आप लोग को क्या क्या फॉलो करना है और आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेईई मेन 2021 के 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो 27 टू 30 अप्रैल के बीच में होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी से लगभग 1 महीने का टाइम बाकी है। उस 1 महीने में आपको अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छी तरह फिनिश करें, इसके लिए हमने स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट वीडियो रेडी की है। तो जैसा आप सभी को पता है कि इस बार जेईई मेन का पैटर्न चेंज हुआ था, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैटर्न ऑफ द पेपर। तो जेईई मेन के पेपर में हम लोग के पास 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हम लोग के पास 20 क्वेश्चंस ईच, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वहीं पे सेक्शन बी में हम लोग के पास 10 क्वेश्चंस ईच, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि -1 होती है। वहीं पे सेक्शन बी में हम लोग के पास सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन गलती कर देंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन ए में आप 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन बी में आप 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास टोटल तो क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चन हैं, लेकिन आप कोई भी 75 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था इस साल का पैटर्न ऑफ द पेपर। इसके बाद चलिए हम लोग मूव करते हैं एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल गिवन है, टेबल में चैप्टर्स गिवन है और जेईई मेन के 4 अटेम्प्ट्स गिवन हुए हैं। इस टेबल से आप ये देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं हर अटेम्प्ट में, और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये है फिजिक्स के चैप्टर्स के एनालिसिस। इसी तरह से आप केमिस्ट्री के पेपर के चैप्टर के एनालिसिस देख सकते हैं और इसी तरह से आप मैथ के चैप्टर के भी एनालिसिस देख सकते हैं। तो चलिए ये एनालिसिस देखने के बाद हम लोग मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट है, वो है स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स। तो स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब फिजिक्स में कौन कौन से पॉइंट्स को आपको फॉलो करने होंगे। तो पहले पॉइंट में हमने ये लिखा है कि आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, आपकी पकड़ जिस टॉपिक पे बहुत ज्यादा है, उस टॉपिक से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें लास्ट के महीने में। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने अगले स्लाइड में दे रखी है। उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लास्ट मंथ में ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि उनसे आने वाले क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से जो आपका कॉमन टॉपिक दिखे, कॉमन चैप्टर दिखे, उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उस चैप्टर पे पकड़ आपकी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है उस टॉपिक से, तो आप लिमिटेड टाइम में विद इन द गिवन टाइम में आप उसको सही तरीके से कर पाए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जिसको स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है बाकी ऑल चैप्टर्स से, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि लास्ट मंथ में इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ें, इन चैप्टर से क्वेश्चन करें। ये इजी भी होते हैं, तो अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं लास्ट मंथ में, तो इनसे आने वाले क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने को हमने कहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा, बस डेटा चेंज होगा। हमने जब एनालाइज किया प्रीवियस ईयर पेपर को, तो हमने ये पाया कि बहुत क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम भी होते हैं और बहुत क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट
अलग हो, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस डेटा अलग होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा, तो ये बात पक्की है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद होंगे। तो अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी आंसर टिक मार सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट वाला भी आ रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके डेटा अलग होगा तो उस डेटा के अकॉर्डिंग आंसर इजीली निकाल पाएंगे विद इन गिवन टाइम लिमिट। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है टेस्ट। तो टेस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट डेली दें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डेली टेस्ट दें। जिस कॉन्सेप्ट को आप किसी दिन पढ़ रहे हैं उसी दिन उस कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का टेस्ट दे लें। और फुल टेस्ट भी आपको देना जरूरी है, 2 से 3 दिन के रेगुलर बेसिस पे आप फुल टेस्ट दें। टेस्ट तो देना जरूरी है ही, टेस्ट देने के साथ साथ उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। अब एनालाइज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब आप पेपर एनालाइज करें तो ये देखें कि किस टॉपिक से आप क्वेश्चन इजीली कर पा रहे हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है या कौन सा सब्जेक्ट आपका रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक टॉपिक है। वीक टॉपिक अगर कोई है तो उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करके उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और उसको स्ट्रॉन्ग करिए। पेपर एनालिसिस के दौरान ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि आप कौन सा पेपर कितने टाइम लिमिट में कर पा रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पेपर को सही तरीके से एनालाइज करें और वो बहुत एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। एरर भी जो आपसे हो रही है, जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, वो भी मिनिमाइज होगा एग्जाम तक। तो खूब टेस्ट देते रहें। नेक्स्ट पॉइंट में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूंगा। फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने पेपर एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाले हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। 12th के चैप्टर जैसे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इसी तरह 11th में 2 चैप्टर रोटेशन और थर्मोडायनेमिक्स। मैक्सिमम पार्ट 12th के होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चैप्टर्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स। तो जैसा हमने फिजिक्स में डिस्कस किया पॉइंट्स, उसी तरह से उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग को मैथ में भी फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनमें से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर उन टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पक्का सॉल्व हो जाए। आपको अपने लास्ट 30 डेज में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो इसलिए हैं क्योंकि उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर इन चैप्टर्स पे एक अच्छे पकड़ बना लेंगे तो आपको ये एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अगर जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें अगर कोई कॉमन चैप्टर्स आपको मिल रहा है तो उस चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ताकि आप श्योर हो जाएंगे कि अगर एग्जाम में उन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए तो आपसे पक्का हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, बच्चे इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये चैप्टर काफी इजी हैं और इनसे एग्जाम में एक नहीं दो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि इन चैप्टर्स को भी करिए, काफी इजी चैप्टर है, खासकर मैथमेटिकल रीजनिंग एक बहुत इजी चैप्टर है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन चैप्टर्स को भी ध्यान से करिए, ये एग्जाम में आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना, जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स में कहा था कि हम जब पेपर का एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे रिपीट थे, यहाँ तक कि काफी सारे क्वेश्चन में तो डाटा भी चेंज नहीं हुआ था। तो हम आपसे यही कहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया होगा तो आपको तो ऑप्शन भी याद होंगे, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन मार देंगे, जिससे कारण आपका काफी टाइम बच जाएगा। और ये इस टाइम जो आपके पास टाइम बचा है इसको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि है टेस्ट। आपको टेस्ट रोज देना है चैप्टर वाइज, और 2 to 3 डेज में आपको एक फुल टेस्ट देना है, मतलब एक फुल सिलेबस वाला टेस्ट देना है। टेस्ट देने के फायदे तो शिवांकर मेहता बता ही चुके हैं। टेस्ट देने के यही फायदे हैं कि आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, आपको आपकी जो निगेटिव जो सिली मिस्टेक्स हैं वो उनसे भी आप बचेंगे, वो धीरे धीरे एग्जाम तक कम हो जाएंगे। एक और बात तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो देखने को मिलता है मैथमेटिक्स के पेपर में कि मैथमेटिक्स का पेपर काफी लेंदी आता है, चाहे इजी हो या हार्ड हो, वो हमेशा लेंदी रहता है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स का पेपर गिवन टाइम में करना है तो आपको हर टॉपिक से अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका फायदा ये होगा कि आपको हर टॉपिक पे एक अच्छा पकड़ बन जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप हर क्वेश्चन पे को एक नए अप्रोच से देख पाएंगे। तो इसके कारण एग्जाम में आप
हर एग्जाम में आप विद इन टाइम मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। मैं जब अपने जेई का पेपर दे रहा था तो मेरे टीचर ने भी मुझे ये सब बातें फॉलो करने के लिए कहा था और मैंने इन बातों को फॉलो किया। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं इन बातों को फॉलो कर सकूं और इन बातों को फॉलो करने के कारण मैं एक मैथ में अच्छा स्कोर ला पाया। मेरा मैथ में स्कोर 92 था आउट ऑफ 100। तो अगर आप भी ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो पक्का आप मैथ में एक अच्छा स्कोर लाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेटर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सेपरेट किया हुआ है। तो ये सब चैप्टर्स हैं जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D। तो ये सब हमारे पास है 12th के चैप्टर और 11th से हम लोग के पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो 12th के हैं। तो आप लोग से यही कहूंगा कि आप लोग 12th पे ज्यादा ध्यान दें। वहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 5 चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इन चैप्टर में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है सर्कल्स। और जो इन चैप्टर्स का जो बेस चैप्टर हुआ है स्ट्रेट लाइन। अगर आपको स्ट्रेट लाइन पक्का आना चाहिए, अगर आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल करना है तो आपको स्ट्रेट लाइन पक्का आना चाहिए। तो आप स्ट्रेट लाइन में सबसे ज्यादा फोकस करें और फिर सर्कल पे करें। ये भी देखा गया है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स रहते हैं, मतलब कि सर्कल और पैराबोला मिक्स रहेगा या फिर सर्कल और इलिप्स मिक्स रहेगा, हाइपरबोला इलिप्स मिक्स रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने इस स्लाइड में डाले हैं इन चैप्टर पे जरूर ध्यान दें, इनसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो थी हम मैथ की बातें। चलिए इसके बाद हम लोग मूव करते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो चलिए देख लेते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब एनसीईआरटी बुक आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले होना चाहिए इनऑर्गेनिक के लिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपके आपके पास टाइम बचता है तो आप टीचर के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। जेई मेन के लिए एनसीईआरटी बुक प्लस टीचर नोट्स के अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ऑफकोर्स आप कर रहे होंगे, तो आप एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर सकते हैं आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक फॉलो करें। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ें, उसके बाद टीचर के नोट्स को पढ़ें, उसके बाद ही कुछ और ट्राई करें। एनसीईआरटी इसलिए इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह समझ लीजिए इस बात को कि 10 क्वेश्चन अगर आ रहा है, मान सपोज करता हूँ कि 10 क्वेश्चन जेईई मेन में आ रहा है, तो 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी बुक से आपको डायरेक्ट मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक के लाइन से। तो एनसीईआरटी बुक के लाइंस अगर आपके माइंड में है, वो क्लियर है, तो आप इजिली वो कर पाएंगे 10 में से 9 क्वेश्चन, जो कि बहुत होते हैं। अब सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट में हमने चैप्टर्स को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के फॉर्म में और एक थ्योरेटिकल चैप्टर्स के फॉर्म में। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में हमने दो चैप्टर्स को रखा है, पहला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों चैप्टर्स में आप टीचर के नोट्स को फॉलो करें। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया, टीचर्स ने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा, ताकि उस कॉन्सेप्ट से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपसे हो जाए। अब अगर थ्योरेटिकल चैप्टर्स की बात करूं, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, मेटलर्जी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, सिर्फ एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ फॉलो ना करें, एनसीईआरटी बुक को ही मल्टीपल टाइम्स करें, ताकि इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। मैं इसलिए एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बार बार एनसीईआरटी बोलने का पर्पस ये है कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, जैसे मैंने जब जेईई मेन जनवरी दिया था 2020, तो मेरा केमिस्ट्री में कम परसेंटाइल की वजह से ओवरऑल परसेंटाइल कम हो गया था। और इसका कारण, मेन कारण ये है कि मैंने एनसीईआरटी बुक सही तरीके से फॉलो नहीं किया था। वही जब मुझे पता चला जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद कि एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, जेईई मेन के लिए, तो मैंने सितंबर के लिए एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह पढ़ा, पूरी हर लाइन को समझा, मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी बुक फॉलो की, और उसके बाद लगभग मुझे याद है कि 8 क्वेश्चन आए थे उस पेपर में और 7 क्वेश्चन मुझसे हो गए थे, क्योंकि वो सारे एनसीईआरटी से थे। तो इस तरह से आप इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। अब मैं बात करूं ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक के लिए आपको रेगुलर 11-12 के नोट्स फॉलो करने हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी रिएक्शन पढ़ें, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी के रिएक्शन को याद ना करें, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को,
के स्टेप्स को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इस तरह समझें कि अगर आपको कुछ कोई रिएक्टेंट चेंज करके दिया जाए तो आप उसके लिए प्रोडक्ट लिख सके उस रिएक्शन के बेसिस पे। स्टेप अगर आपको याद है तो वो आप इजिली कर लेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो जिसको आप निग्लेक्ट करते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हो गया। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को भी लास्ट मंथ में आप तैयार करें, रेडी करें। इजी भी होते हैं, तो अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ लेंगे तो इससे आने वाले क्वेश्चन आपसे इजिली हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। फिजिकल जो सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, वो मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसमें आप टीचर्स के दिए हुए कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें और न्यूमेरिकल्स को बनाएं। जितना हो सके लास्ट मंथ में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। रिवीजन के तौर पे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। न्यूमेरिकल्स बनाने से आपके कॉन्सेप्ट भी याद रहेंगे। अब सेकेंड पॉइंट में ये है कि थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत है फिजिकल में। लोग थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान नहीं देते। जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। कुछ पार्ट है समझने वाला, लेकिन थ्योरी ज्यादा है। सॉलिड स्टेट में भी कुछ पार्ट में थ्योरी है, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लिक्विड स्टेट के कुछ पार्ट में भी थ्योरी है। और थ्योरेटिकल पार्ट भी उतना ही पूछता है जेईई मेन में जितना न्यूमेरिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट भी रेडी करना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहे सारे सब्जेक्ट की तरह, केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर लगाते रहे लास्ट मंथ में, ताकि आपको सारी चीजें याद रहें और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम 50%, मुझे लगता है कि 50% इसी से होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट, और पी ब्लॉक से 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक में जीओसी और ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादा रिएक्शन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से पूछे जाते हैं। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम और लिक्विड सॉल्यूशन फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से होते हैं। हमने अब यहाँ तक स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब देख लेते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, और इसको बताएंगे मेरे फ्रेंड आशुतोष। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि आप उसमें ज्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से आपको एक इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और जो आपका वीक टॉपिक्स है उनको भी आप अच्छी तरह से अप्रोच कर पाएंगे, और इससे आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप किसी क्वेश्चन में स्टक ना करें। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और आपसे उस टॉपिक से ही क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आपसे नहीं बने तो और लोगों के लिए भी हार्ड होगा, मतलब खाली वो आपके लिए हार्ड नहीं है। तो किसी एक टॉपिक, किसी एक क्वेश्चन पे स्टक ना करें, आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास 3 आवर्स ही है। आपको 3 आवर्स में ही वो 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से आप घबराए ना कि अगर आपसे 4 या 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उस चक्कर में आप घबराए ना, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते चले, पक्का अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई की होगी तो आपसे आगे पक्का क्वेश्चंस बनेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूंगा कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आपको अपना टाइम स्लॉट पता चल जाएगा कि आपका शाम को एग्जाम होने वाला है या सुबह एग्जाम होने वाला है। जिस टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है, भले वो 9 से 12 एग्जाम हो रहा हो या फिर आपका 2:30 से 5:30 एग्जाम हो रहा हो, उसी टाइम स्लॉट में आप अपने घर में भी एग्जाम बैठ के दीजिए। ऐसा करने से आपको पक्का एक बेनिफिट होगा, मतलब आपके अंदर एक फ्लो आ जाएगा, एक बॉडी फ्लो आ जाएगा। ये करने से आपका एक काफी फायदा होगा। कुछ बातें मैं करता हूँ। जैसे मैंने जब जनवरी अटेम्प्ट पेपर दे रखी थी, तो जनवरी अटेम्प्ट में ये हुआ कि केमिस्ट्री में सेट करके गया था अपने माइंडसेट ये था कि 40 से 45 मिनट में मुझे केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है। लेकिन हुआ ये कि मेरे शिफ्ट में केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत टफ था, मतलब बाकी सारे शिफ्ट से टफ था। तो मैंने उसमें 1 घंटा 10 मिनट बर्बाद कर दिया, और वो सही भी नहीं हुआ, मतलब निगेटिव हो गया। तो 1 घंटा 10 मिनट बर्बाद करने की वजह से जो मैथ का पेपर हुआ वो अफेक्टेड हो गया मेरा। उसमें मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, लगभग मैं 5 से 6 क्वेश्चन और कर लेता अगर मैं इसमें 40 से 45 मिनट ही देता। तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स में बहुत बड़ा लॉस हुआ, और मैंने बहुत ज्यादा मार्क्स लूज किया केमिस्ट्री की वजह से। तो आप ये गलती ना करें। अगर आप एग्जाम में केमिस्ट्री पेपर अटेम्प्ट करने उस माइंडसेट से जा रहे हैं कि 40 to 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं,
तो आप उसमें कंप्लीट कर लें। अगर आपसे जो क्वेश्चन हुए नहीं हुए तो स्किप करके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करें, उस सब्जेक्ट को सॉल्व करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता तो फिर प्रीवियस सब्जेक्ट में मतलब केमिस्ट्री में या फिर किसी और सब्जेक्ट में फिर शिफ्ट करें। अब सेकेंड पॉइंट में ये डिस्कस कर दूं कि इंटीजर टाइप में ये जरूरी नहीं कि अगर आपका आंसर इंटीजर है तो वो सही है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि एक का आंसर मान सपोज करता हूँ कि 6 आ रहा, मेरा 8 आया, तो मैंने मान लिया कि सही है क्योंकि वो इंटीजर आ रहा था, लेकिन वो सही नहीं था। इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, आप रफ जो करे वो फ्रेश करें ताकि आप मिला ले उसको एक बार और फिर इंटीजर टाइप में आप भरें। तो इस तरह से हमने जो गलतियां की, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो गलतियां ना करें और हमारी गलतियों से सीखकर आप अपने एग्जाम को हमारे एग्जाम से बेहतर बनाएं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।